तो पिछले एपिसोड में सिंगयू ने बहुत सारा गोल्डन विन कलेक्ट कर लिया था और फिर इसमें से 10,000 से ज्यादा गोल्डन विन को देने के लिए टियांसु के पास आया होता है। लेकिन अब जैसे ही टियांसु को इसके बारे में पता चलता है वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर उससे कहता है कि इसकी कीमत तो 1 बिलियन स्पिरिट स्टोन है। इसके अलावा यह चीज तो मार्शल एम्परर के प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन क्या इसके बाद भी तुम सच में इसे मुझे देना चाहते हो? तब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगयू से कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता न करो, क्योंकि अगर मेरे पास में तुम्हारा दिया हुआ गोल्डन क्रिस्टल बॉल नहीं होता तो फिर इस तरह से मैं गोल्डन विन को इतनी आसानी से कैच नहीं कर पाता, और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे मदद के बदले 10,000 गोल्डन विन तो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर टियांसु भी इसके लिए रेडी हो जाता है और फिर उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इसे ले लेता हूँ। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी एक्साइटेड भी हो गया था और फिर वो तुरंत इसके गोल्डन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयू अब यहीं पर बैठकर उसके बाहर आने का वेट करने लगा था, जबकि टियांसु उस गोल्डन एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी सिंगयू कहने लगता है कि वैसे तो यह बहुत ही लंबी जर्नी है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। जिसके बाद वो कहने लगता है कि यहाँ के सारे फूड तो सच में बहुत ही ऑर्डिनरी हैं और इसी के साथ साथ ये बहुत चीप भी हैं। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सिंगयू को टियांसु के बारे में सारी चीजें समझ में आ जाती हैं और वो जान जाता है कि टियांसु के पास से सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक टाइगर मैन टियांसु को खोजते हुए यहाँ पर आ जाता है, जिसके बारे में पता चलने पर सिंगयू यहाँ के गेट को ओपन करता है। तभी से देखो टाइगर मैन परेशान होते हुए कहता है कि आखिरकार टियांसु कहाँ पर है और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपना घर बेच दिया। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगयू से कहता है कि टियांसु अपने घर पर ही है, लेकिन असल में इस समय वो अकेले में प्रैक्टिस कर रहा है और इसीलिए वो अभी तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकता। तब इसके बारे में जानकर वो टाइगर मैन कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगयू उसे रोक लेता है और फिर उससे पूछता है कि टियांसु से तुम्हारा काम क्या है। तब इस पर टाइगर मैन उससे कहता है कि टियांसु ने कुछ समय पहले मुझसे उधार लिया था, लेकिन अभी कुछ समय से मेरे पास में भी प्रॉब्लम आ गई है और इसी वजह से मैं उसे अपने पैसे लेने के लिए आया हुआ था। तब इसके बारे में जानकर सिंगयू से पूछता है कि टियांसु ने तुमसे कितने पैसे लिए थे। तब इस पर टाइगर मैन उसे बताता है कि उसने मुझसे 30 मिलियन स्पिरिट स्टोन लिए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयू बिना कुछ सोचे इसे 40 मिलियन स्पिरिट स्टोन दे देता है और फिर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें जो एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी लोगों को भी जाकर इसके बारे में बता दो, और इसीलिए जिस किसी ने भी टियांसु को उधार दिया है वे अपने पैसे लेने के लिए यहाँ पर आ जाएं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात मानकर टाइगर मैन यहाँ से चला जाता है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वे बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं जिन्होंने की टियांसु को उधार दिया था, और इसीलिए सिंगयू इनका भी पैसा वापस करने का डिसाइड कर लेता है। लेकिन अब इसी के साथ उसे पता चलता है कि टियांसु ने 10 बिलियन की कीमत वाले क्रिस्टल बॉल के बदले बहुत सारे लोगों से 400 मिलियन का कर्ज ले लिया था। अब इसके बारे में जानकर सिंगयू भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार टियांसु का प्लान क्या है और कहीं ऐसा तो नहीं कि वह केवल मेरे साथ में रहने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टियांसु भी गोल्डन विन की मदद से ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद सिंगयू से मार्शल एम्परर तक पहुँचने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। तब इसके बारे में सुनकर टियांसु से कहता है कि यह सब तो केवल तुम्हारे वजह से ही हो पाया, क्योंकि अगर तुमने मुझे इतने सारा गोल्डन विन नहीं दिया होता तो फिर मैं इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू कैसे कर पाता। इसी के साथ वही से बताता है कि तुमने मुझे जो गोल्डन विन दिए थे वे असल में मार्केट में मिलने वाले गोल्डन विन से बहुत ज्यादा प्योर थे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी नजर सिंगयू के हाथ में पड़े कर्जे वाले पेपर के ऊपर जाती है, जिसके वजह से वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तभी सिंगयू से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन असल में ये गोल्डन विन इतने भी ज्यादा रेयर नहीं है, मगर फिर भी वे मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि
कि इसके बारे में सुनकर टियान्सु भी हैरान हो जाता है और फिर इसके बाद वो इसके पास वाले पेपर को देख कहता है कि इसके लिए तो तुम्हें बहुत सारे गोल्डन विन खर्च करने पड़े होंगे, लेकिन क्या सच में तुमने मेरा कर्ज चुकाने के लिए ऐसा कर दिया? अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि फ्रेंडशिप तो बिल्कुल पानी के जैसे होती है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि किसी का इतना नुकसान नहीं करना चाहिए। तभी सिंगुन सोचने लगता है कि वैसे भी विन कैचिंग फॉर्मेशन ने बहुत सारे गोल्डन विन को कलेक्ट कर लिया है, इसीलिए अगर मैंने इसे बड़े क्वांटिटी में बेचा तो फिर इसके वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए हॉल को ओपन कर लेना ही सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन असल में उसे ऐसा करने के लिए कुछ मेंबर को रिक्रूट करने की भी जरूरत होती है, इसीलिए वो सोचने लगता है कि वैसे भी तो टियान्सु के पास में हाई पर्सनालिटी है और इसीलिए वो बिना पेमेंट के मुझसे गोल्डन विन भी नहीं लेगा। तब इसके बारे में सोचकर सिंगुन डिसाइड करता है कि टियान्सु को जॉब देने का आइडिया सही रहेगा। जिसके बाद वो टियान्सु से कहता है कि मैं अपना एक गोल्डन फिनिक्स हॉल एस्टेब्लिश करने वाला हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे गोल्डन फिनिक्स हॉल का मास्टर बन जाओ और क्या तुम मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते हो? तब इसके बारे में सुनकर टियान्सु से कहता है कि गोल्डन फिनिक्स हॉल, जिस पर सिंगुन से कहता है कि हाँ तुमने इसके बारे में सही सुना और मैं अपने हॉल का नाम गोल्डन फिनिक्स हॉल रखने वाला हूँ। इसके बाद वो इसे बताता है कि मैं इसके मेंबर को सैलरी के बदले गोल्डन विन दूंगा और इसीलिए तुम्हें हॉल मास्टर के सैलरी के बदले 1000 गोल्डन विन दिए जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही टियान्सु तुरंत इसके लिए रेडी हो जाता है और फिर उससे कहता है कि मैं तो किसी भी ऑर्डर को फॉलो करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन इस पर सिंगुन उसे उठाते हुए कहता है कि मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। तब इस पर टियान्सु उससे कहता है मुझे पता है कि तुम इसके बारे में सीरियस नहीं हो, लेकिन इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप की एक लिमिट होती है और इसीलिए मैं केवल तुम्हारा सबऑर्डिनेट बनकर ही तुम्हारे नजदीक हो पाऊंगा। अब इतनी बात कहने के बाद टियान्सु से कहता है कि मैं आपका सर्वेंट बनने के लिए रेडी हूँ और इसके अलावा मैं आपके हर एक ऑर्डर को भी फॉलो करूंगा। तब इसे देख सिंगुन कहने लगता है कि मैंने तो टियान्सु को अपना फ्रेंड माना था, लेकिन असल में इसे मेरा सबऑर्डिनेट बनने में भी कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। लेकिन इसके बाद सिंगुन कहने लगता है कि सबऑर्डिनेट होने का मतलब लो होना नहीं है, बल्कि यह तो असल में केवल उनके बीच का कोऑपरेशन है। इसीलिए अगर मैं मास्टर हूँ तो भी कोई इस बात से परेशानी नहीं है। इसके बाद वो टियान्सु से कहता है कि अगर तुम मेरा सबऑर्डिनेट बनना चाहते हो तो मुझे भी इस बात से काफी खुशी है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बारे में तुम्हें कोई रिग्रेट है? तब इसके बारे में सुनकर टियान्सु कहता है कि नहीं, मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। इसके अलावा भले ही मैं ज्यादा टाइम से तुम्हारे साथ में नहीं हूँ, लेकिन इसके बाद भी मुझे तुम्हारे कैरेक्टर और इंटीग्रिटी के ऊपर पूरा यकीन है। तब इसके बारे में सुनकर सिंगुन कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं गोल्डन फिनिक्स हॉल की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। जिस पर टियान्सु भी कहता है कि अगर हमारे पास में बड़ी क्वांटिटी में गोल्डन विंड होगा तो फिर उसके बाद हमें गोल्डन फिनिक्स हॉल को स्टैब्लिश करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिरकार हमारा गोल्डन फिनिक्स हॉल क्या है और आखिरकार उसका मिशन क्या है। तब इसकी बात सुनकर सिंगुन कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक मेन फिलोसफी की जरूरत होती है, नहीं तो अगर हमने इसके लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा भी कर लिया मगर फिर इसके बाद भी हम इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इस तरह से वो याद करने लगता है कि किस तरह से इंसानियत एक बहुत बड़े डेंजर में है, क्योंकि चारों तरफ से डीमन अब इनके ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद वो टियान्सु से भी कहता है कि इंसानियत की कंडीशन बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बाहर वाले डीमन अब हमारे ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी यहाँ के किसी भी सुप्रीम एम्परर को इसके बारे में चिंता नहीं है और वह तो अभी केवल पावर के लिए एक दूसरे के साथ में ही फाइट कर रहे हैं। इसके बाद वो इसे बताता है कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड में 5 मेन पावर एक साथ में रहते हैं, इसीलिए भले ही उनके बीच में झगड़ा है तो क्या हुआ, लेकिन असल में इसके बाद भी उनके बीच में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गोल्डन फिनिक्स हॉल का मिशन इनके बीच के झगड़े को खत्म करना है, ताकि इस तरह से हम पूरी दुनिया में शांति को मेंटेन रख सकें। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना।